और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर के त्राल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। आतंकियों में मुदस्सिर अहमद खान भी शामिल है, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइंस माने जाने वाली इथियोपियन एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 4 भारतीय समेत सभी यात्री और क्रू मेंबर्स मारे गए हैं। बड़ा विमान हादसा, उड़ान के 6 मिनट बाद क्रैश, सभी यात्रियों की मौत। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से उड़ान भरकर केन्या के नैरोबी जा रहा एक विमान हादसे का शिकार हो गया। ये हादसा उड़ान के 6 मिनट बाद हुआ। अब पायलट से इमरजेंसी कॉल के बाद ही विमान का संपर्क टूट गया। अदीस अबाबा से 60 किलोमीटर दूर बिशोफ्तू में विमान क्रैश हुआ। इस विमान में 149 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान में 4 भारतीय समेत 35 देशों के नागरिक थे। भारतीय यात्रियों में वैद्य पन्नागेश भास्कर, वैद्य हाशिन अन्नागेश, नुकावारपू मनीषा और डॉक्टर शिखा गर्ग थे। मृतकों में सबसे ज्यादा केन्या के यात्रियों की संख्या है। इस विमान में केन्या से 32, इथियोपिया से 17, कनाडा से 18, अमेरिका, इटली और चीन से 8-8, फ्रांस और ब्रिटेन के 7-7, मिस्र के 6, नीदरलैंड के 5, भारत और स्लोवाकिया के 4-4, जर्मनी के 5, रूस, ऑस्ट्रिया और स्वीडन के 3-3, स्पेन, इजराइल, मोरक्को और पोलैंड के 2-2 यात्री सवार थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस विमान हादसे पर शोक जताया है और दूतावास से मृतक परिजनों को हर तरह से मदद करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इथियोपियन एयरलाइंस के विमान क्रैश में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। इस विमान में 4 भारतीय यात्री भी सवार थे। हमारा दूतावास एयरलाइंस और स्थानीय एजेंसियों के संपर्क में है। विमान हादसे की जांच चल रही है, लेकिन ये नया विमान था और इसे कंपनी ने नवंबर में खरीदा था। इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर पीएम मोदी ने आज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ साझा वीडियो कॉन्फ्रेंस की और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने पीएम हसीना के विजन की जमकर तारीफ की और साथ ही भरोसा दिलाया कि दोनों देश अपने देश की जनता के हित में सहयोग प्रदान करते रहेंगे। तो उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के विजन को मानता हूं और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि साथ ही नॉलेज में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के कदम उठाए हैं। बांग्लादेश से जुड़कर भारत का नेशनल नॉलेज नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों को भारत और पूरे विश्व के साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा। बसों और ट्रक्स की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा एफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमि अदा करेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हजारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे और कम्युनिटी क्लिनिक्स इससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। ये सभी प्रोजेक्ट्स सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। ये प्रोजेक्ट्स दर्शाते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। और चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया। आज दोपहर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। उधर अरुण जेटली बीजेपी प्रवक्ताओं से मिलेंगे तो आज शाम ही बीजेपी संकल्प समिति की भी अहम बैठक होने वाली है।
इधर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि होली से पहले सीटों और उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक हो जाएगी। त्यागी ने बताया सीट और उम्मीदवार के चयन का काम आखिरी चरण में है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2019 और 2020 दोनों चुनाव में एनडीए की जीत होगी। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी लगभग समाप्ति की तरफ है। सीटों के आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस भी अपनी चरम सीमा पर है। हमें उम्मीद है कि सभी उम्मीदवार अपने घर जाकर के मतदाताओं के बीच में होली मनाएंगे। जनता पार्टी के साथ जेडीयू 17%, बीजेपी और एलजेपी मिलाकर के 51% से ज़्यादा मतदाता इस गठबंधन के साथ हैं। यानी कि 40 में से लगभग 38 सीटें इसके प्रभाव क्षेत्र की हैं। वहाँ कोई चुनौती नहीं है और हम 2019 भी जीतेंगे और 2020 भी जीतेंगे। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का कहना है कि 18 मार्च से पहले एनडीए के सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा एलजेपी को 6 सीटें मिली है, जिनमें मुंगेर के बदले नवादा सीट देने की बात चल रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि एनडीए 40 सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करेगी। अब वही सीट हमको मिला है, एक सीट सिर्फ उसमें बदलने की बात है, मुंगेर के बदला नवादा। बाद बाकी जो हमारा 5 पुराना सीट है वही रहेगा और हमारे पास में उम्मीदवार तय है। लेकिन एक औपचारिक रूप से एनडीए गठबंधन के तीनों दल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बैठक होगी, 2 दिन में हो 4 दिन में हो, लेकिन बहुत जल्द बैठक होने वाली है। और उस बैठक में जब तय हो जाएगा तो हम लोग का प्लानिंग ये है कि हम 40 लोकसभा सीट का घोषणा, जगह और उम्मीदवार का नाम एक साथ हम करेंगे। लेकिन नवादा सीट लोजपा के कोटे में रहेगा। फिर हम लोग बैठ के पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी तो उसमें जैसे नवादा है, खगड़िया है, सब सीट पर बैठ के हम लोग आपस में तय कर लेंगे और फिर विधिवत घोषणा कर देंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस का कहना है कि इस बार का चुनाव सच और झूठ के बीच का है। कांग्रेस इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। तो वहीं जेडीयू का कहना है इस बार के चुनाव में विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। स्वागत करती है और हमारा मानना है कि अगला लोकसभा चुनाव सच और झूठ के बीच में होगा और कांग्रेस पार्टी सच्चाई के रास्ते पर जाएगी और जनता से भरोसा और समर्थन मिलने का हमें पूरा उम्मीद है। लेकिन अब बिहार जैसे राज्यों में 7 फेज ये थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी। 40 सीट का चुनाव है, 3 या 4 फेज में आप आराम से कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूटेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री के टूर प्रोग्राम की सुविधाओं को ध्यान में रख के किया गया है ताकि मैक्सिमम जगह पर पीएम पहुंच जाए। देखिए, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं। जब चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया कि 7 फेज में चुनाव है तो इसमें इफ अगर बट का सवाल कहाँ उठता है। चुनाव में लोग जब जंग में जाता है तो युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करता है। तो युद्ध का ऐलान हो चुका है तो हम लोग सब लोग तैयार हैं। विरोधी तो पहले ही से डरे हुए, बचा है क्या उनके पास कुछ? जो सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलता हो, सबूत मांगता हो, वैसे दल के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। इधर आरजेडी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि 7 चरणों में चुनाव कराने के पीछे चुनाव आयोग का मकसद पीएम मोदी को फायदा पहुंचाना है। पीएम मोदी को चुनाव प्रचार में इससे लाभ मिलेगा। शिवानंद तिवारी का आरोप है कि देश की बाकी एजेंसियों को जिस तरह से मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है, अब चुनाव आयोग भी इससे अछूता नहीं है। चुनाव आयोग को विपक्षी पार्टियों का भी ख्याल रखना चाहिए। दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर भाषण कर सकें। उसका मतलब है ही हर जगह। देखिए, बिहार में 2014 में या उत्तर प्रदेश में 2014 में 6 फेज में हुआ था, अभी 7 फेज में हुआ। बंगाल में वही हाल है। कर्नाटक में 2 फेज में हो रहा है जबकि 2014 में 1 फेज हुआ था। कर्नाटक में 28 सीट है, तमिलनाडु में 1 फेज में हो रहा है, वहाँ 40 सीट है। इस तरह से हर जगह, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, हर जगह, महाराष्ट्र हो, हर जगह यही किया है चुनाव आयोग ने। और उसका एकमात्र मकसद यही है। भाजपा के लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी उनके मुख्य कैंपेनर हैं, उनको मौका मिलेगा अधिक से अधिक जगह भाषण करने का। इस तरह से चुनाव आयोग जो है जिस ढंग से व्यवहार कर रहा है, ये चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को धब्बा लग रहा है।
और इधर सीतामढ़ी के सांसद रामकुमार शर्मा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बुरी तरह से घिर गए हैं। डीएम ने आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कल चुनाव के ऐलान होने के बाद उन्होंने सांसद निधि से एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। सांसद ने शहर के सर्किट हाउस में अपने समर्थकों के साथ शाम में आनंद फानन में एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया, जबकि घंटों पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करने का सांसद का वीडियो और फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शर्मा जी ने किया है और आचार संहिता के बाद किया गया है, इसीलिए सदस्य जीओ को जस्ट हमने अभी इंस्ट्रक्शन दिया और एफआईआर दर्ज हो रही है। इधर पटना एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि बाकरगंज में छापेमारी के दौरान हथियार मिले थे और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए, पुलिस टीम ने बाकरगंज में छापेमारी की थी। टाउन डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। बाकरगंज से हथियारों का जखीरा मिला था और देखिए, तमाम लोग जो गिरफ्त में आए हैं उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने लाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें पटना के एसएसपी गरिमा मलिक तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं और अब जानकारी दी जाएगी कि जो बाकरगंज में छापेमारी हुए थे, जो हथियार मिले थे, वो किनके हैं, कहां से आए थे, उनका कहां इस्तेमाल किया जाना था। टाउन डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी और अहम कामयाबी बाकरगंज से पुलिस को मिली है, पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी। और तस्वीरें जो है वो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटना एसएसपी गरिमा मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी देंगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। सांसद ने कहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव में मदद मिलेगी और साथ ही उन्होंने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि उन्होंने जनता से जो वायदे किए थे उसे पूरा किया। आपको बता दें कि बक्सर में 7वें चरण में चुनाव होना है। आचार संहिता लागू हो गया है, हमें उस आचार संहिता का अक्षरशः पालन करना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप चुनाव के दृष्टिकोण से, चुनाव प्रचार के दृष्टिकोण से कोई ऐसी बातें ना हम लोग बोलें जिससे चुनाव आचार संहिता को चोट पहुंचे और उसकी मर्यादा का। और चलिए आप सबको पटना लिए चलते हैं, जहां एसएसपी गरिमा मलिक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित अन्य जो विंग रहते हैं उनको भी साथ में जो है लगाया गया था। एसआईटी जो है उसके द्वारा कई जगह से सूचना संकलन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि करते हुए छापामारी की गई कई जगह पर और उसी श्रृंखला अंतर्गत इस कांड में 6 अपराधी जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम है विशाल कुमार उर्फ अंशु, दूसरा एक और विशाल कुमार है, इनका एलायस लंगड़ी है, मोनू पटेल, नीलू, मोहम्मद परवेज। और इधर तेजस्वी यादव के पुराने बंगले को लेकर अहम जानकारी आ रही है। तेजस्वी यादव ने बंगले पर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। सरकार की जांच कमेटी ने जांच पूरी कर ली और जांच में लाखों रुपए नियम के विरुद्ध खर्च करवाने की पुष्टि हुई है और जल्दी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक भी करने वाली है। 5 सिविल इंजीनियर चिन्हित किए गए हैं। निर्धारित राशि से अधिक खर्च करवाने के मामले में ये चिन्हित किए गए हैं और दोषी अधिकारियों पर गाज गिरना भी तय है। भवन निर्माण मंत्री का यह बयान सामने आया है। जो पुराना बंगला था तेजस्वी यादव का, उसे लेकर जो जांच की जा रही थी, उस जांच में पता चला है कि जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। लाखों रुपए नियम के विरुद्ध तेजस्वी यादव के बंगले पर खर्च किए गए और 5 इंजीनियर जो है इस मामले में चिन्हित किए गए हैं और दोषी अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी। भवन निर्माण मंत्री ने यह बयान भी दिया है। मामले की जांच जो है वो पूरी कर ली गई है। हमारे साथ मौजूद हैं भवन निर्माण मंत्री महसूर हजारी साहब, जानते हैं इनसे। सर, आपने कहा था कि जांच हम करवाएंगे, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच पूरी हो गई है? नहीं, कमेटी हम लोग बनाए थे। कमेटी परसों तरसों हम लोग इस पर विचार के बैठक किए थे। बैठक करके और कमेटी सब जगह, जिस चूँकि हम लोगों के विभाग में
हर स्तर सिविल के काम अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का काम अलग होता है, पीएचडी का काम अलग होता है। सभी को एकत्रित किया जा रहा है कि कितनी खर्चा हुई, और मैं समझता हूँ अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगी। अब पूर्ण होने के बाद आप लोगों को बताने का काम करेंगे। और सरकार चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कहीं भी कोई गलतियाँ की होगी तो सरकार अपनी काम करेगी, जो विधि सम्मत है वही काम कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूं यदि हमारे पदाधिकारी गलती की हुई तो पदाधिकारी उसका उस पर कार्रवाई होगी विधि सम्मत। जो यदि राजनीतिक दल किए होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन हम लोग किसी के दलगत भावना से प्रेरित होकर के किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कानून कहेगी, जो संविधान कहती है वही होगी, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। तो जिन लोगों के विरुद्ध में यदि कानून से ऊपर उठ के काम किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। जल्दी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाएगा, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। चूँकि आचार संहिता है इसलिए हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे पदाधिकारी आप लोगों के बीच में पब्लिक डोमेन में बात रखेंगे। चलिए, पब्लिक डोमेन में जो है अधिकारी बात रखेंगे। और सीधे तौर पे भवन निर्माण मंत्री महेश हजारी कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ चुकी है, सिर्फ रिपोर्ट सार्वजनिक करना बाकी है। तो एक कमेटी जो है वो तय कर लेगी कि किस दिन रिपोर्ट सबमिट करना है, और उस रिपोर्ट में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर झारखंड में महागठबंधन को लेकर जेएमएम और जेवीएम के बीच बातचीत जो है तेज हो गई है। इस सिलसिले में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने रांची में जेवीएम नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी जगहों पर आचार संहिता लागू हो गया और साथ ही जिला प्रशासन चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है। पटना डीएम और एसपी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सरकारी जगहों पर अब पोस्टर बैनर नहीं लगेंगे और साथ ही डीएम ने सोशल मीडिया को एक बड़ी चुनौती बताया। वहीं एसपी ने कहा कि जल्द ही संवेदनशील बूथों की घोषणा की जाएगी, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। की घोषणा कर दी गई है और उसके तहत यहाँ पटना जिले में यहाँ कुल 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 30 पटना साहिब और 31 पाटलिपुत्रा पूर्ण रूप से पटना जिले में ही आता है और 28 मुंगेर आंशिक रूप से बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र यहाँ पटना जिले के अंतर्गत आते हैं। इसमें 28 मुंगेर के तहत जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें चुनाव की तारीख 29 अप्रैल को है चतुर्थ चरण में, और पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के अंतर्गत यहाँ चुनाव की तारीख 19 मई को है, जो कि अंतिम चरण में। 2019 के मद्देनजर अभियान स्तर पर अवैध हथियार, कारतूस, वारंट्स, इन सब पे कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। स्पेसिफिकली आप लोग जो पूछ रहे हैं, निरोधात्मक कार्रवाई जो है भौतिक रूप से भ्रमण और संवेदनशीलता का चिन्हन हो रहा है, और अभी तक लगभग 4000 से ऊपर प्रस्ताव जो है वो 107 के तहत कार्रवाई के लिए भेजे जा चुके हैं। इसी तरह से सीसीए के लगभग 128 प्रस्ताव जो हैं वो भेजे जा चुके हैं। रांची जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज होने का दावा किया है। डीसी राय महिमा पत्रे और एसएसपी अनीश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 घंटे के अंदर होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर हटाने को कहा गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। चाहते हैं कि सभी मतदाता जो हैं आगे आकर के वोट दें, और हम लोग की कोशिश यह रहेगी कि हम लोग की किसी भी परिस्थिति में 70 से 75% वोट इस बार पड़े। आपको बताना चाहेंगे कि 10/4 तक ऑनलाइन, 9/4 तक ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ इनरोलमेंट ऑफ वोटर, मतलब किसी को अगर नामांकन कराना हो वोटर की तरह तो 9/4 तक करा सकता है। टी विजिल क्रियान्वित हुआ है, उसमें जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस लोग देखते हैं अपने आसपास, उसका फोटो या वीडियो सी विजिल पे अपलोड करेंगे तो 100 मिनट के अंदर अंदर उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है। और
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 56 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें पूर्व विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल, शतरंज ग्रैंड मास्टर अरिका द्रोणावल्ली, गायक संगीतकार शंकर महादेवन, पहलवान बजरंग पुनिया, परकशनिस्ट आनंद शिवमणि, सिस्को सिस्टम्स के पूर्व सीईओ जॉन चैम्बर्स और जाने माने डांसर प्रभुदेवा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जबकि सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा और हुकुमदेव नारायण यादव पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। मरणोपरांत अभिनेता कादर खान और कुलदीप नैयर को भी सम्मानित किया गया। वहीं रंगमंच से जुड़े बाबा साहब पुरंदरे उर्फ बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति नायडू, पीएम मोदी और अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। बिहार के मधुबनी से सांसद हुकुमदेव नारायण यादव और झारखंड के खूंटी से सांसद कड़िया मुंडा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए बिहार से 2 और झारखंड से 3 शख्सियतों को आज सम्मानित किया गया। बिहार से बीजेपी विधायक भगीरथी देवी और किसान चाची राजकुमारी देवी को जहां राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, तो वहीं झारखंड से बुलु इमाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जमुना टुडू को सम्मानित किया गया। और खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां ग्रामीण जनता के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। 5 साल से अटके सिंचाई नहर प्रोजेक्ट के पूरा होने से अब गांव के लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। दशकों से लंबित पड़े जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के जिस एएनएस सिंचाई नहर प्रोजेक्ट का भविष्य 2014 तक अधर में था, वो प्रोजेक्ट अब जल्द पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यहाँ के बुढ़ाल के कंडी गांव के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। पानी के लिए तरस रहे गांव के खलिहानों को पानी मिलेगा। हालांकि अभी थोड़ा और इंतजार बाकी है, लेकिन गांव में खुशहाली की फसलें जल्द ही 12 महीने लहराएंगी। पीर पंजाल रेंज के इस कोट नाका सब डिवीजन तक पानी पहुंचाने के लिए 85.53 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के लिए 1386 मीटर लंबी सुरंग खोदने का काम जोर शोर से जारी है। जबकि 7 किलोमीटर की नहर खुले में रहेगी। इंजीनियर और वर्कर रोजाना औसतन 1.2 से 1.3 मीटर तक सुरंग खोद रहे हैं। अब तक 518 मीटर सुरंग का काम पूरा हो चुका है। नहर प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदने के काम में हालांकि थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इससे इलाके के 1300 परिवारों को फायदा पहुंचेगा। नहर से 2000 हेक्टेयर जमीन को हर सीजन में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। ये नहर यहाँ के लोगों के लिए बड़ी लाइफलाइन तो है ही, इस प्रोजेक्ट ने काम की तलाश में भटकने वाले लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन यहाँ ये काम आया तो हमें यहाँ ठीक ठाक काम कर रहे हैं हम लोग भी, और काम करवाने वाले भी आते हैं यहाँ ठीक ठाक देखने के लिए। हालांकि इस सिंचाई नहर प्रोजेक्ट को पूरा होने में 13 से 14 महीने लग सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के पूरा होने से राजौरी के इस गांव के किसानों का कई साल का लंबा इंतजार खत्म होगा और बारिश पर निर्भर करने वाले इन किसानों के खेतों में हर मौसम फसल लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।